में गवर्नमेंट विद्यालय में मैं प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। इसके पहले मैंने ग्राम विकास अधिकारी एक पोस्ट होता है, मैं उसमें कार्यरत था। 3 महीने में रहा, इसके बाद रिजाइन कर दिया। और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो गई। मैंने एमएससी किया, फिर बीएड एमएड किया, बीटीसी किया। इलाहाबाद रह करके मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स को दिया। तो 18 महीने में 14 निकले, जो कि एक ठीक संख्या मानी जाती है। इस दौरान मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फोकस था, कंसंट्रेट था। तो क्लास कई बार मैंने टॉप किया, स्कूल में भी मेरा पोजीशन आया, जिले में भी मैं जो है अपना पोजीशन होल्ड किया था। तो पढ़ाई ठीक ठाक हो गई थी। इसके पीछे एक कारण क्या था कि खेती बाड़ी और नौकरी दो काम था हमारे घर में। तो बाबूजी नौकरी करते थे, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी में इतनी तकलीफ होती थी, मजा एकदम नहीं आता था। उससे मुक्ति पाने के लिए मैं पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं कि बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये पता था कि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ताउम्र इसी खेती को करना पड़ेगा, जो मेरे को पसंद नहीं था। तो यूं कह लीजिए कि मेरे रोल मॉडल मेरे बाबूजी थे। उनकी लाइफ स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती। वो ग्राम विकास अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में पोस्ट थे। गांव की पहली बाइक मेरे घर आई थी राजदूत। जलवा था उनका, अच्छा लगता था। तो उनको लोग बड़े अदब से नाम लेते थे, उनके यहाँ बैठते थे। और वो चूंकि उस जमाने में बीएससी किए थे, उनका डिक्टेंशन मार्क हुआ कि मैथमेटिक में 100 आउट ऑफ 100 था, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 था। बड़े स्कॉलर स्टूडेंट थे। तो लड़के जो है जब वो आते थे, तो मैथ का और सब पूछने के लिए आते थे लोग। तो मुझे लगता था कि यार ये काम बढ़िया है, इसलिए मैं पढ़ दिया। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज है। कोई भी काम करने के लिए ना कारण होना चाहिए। बच्चा तभी रोता है जब उसको भूख लगती है, तो रोने का कारण क्या है? भूख है। मेरे पढ़ने का कारण ऐसा नहीं कि मैं तुलसीदास बनना चाह रहा था। मेरे पढ़ने का कारण था, एक तो डर थी, दूसरा लालच था। डर ये थी कि नहीं पढ़े तो यही खेती में लगना पड़ेगा। खेती मेरे पास 21 बीघा थी और खूब मन से लोग करते थे, मैं भी करता था। और करता क्या था, करवाया जाता था मेरे से। और इतना करते थे कि हम लोग, मुझे लग रहा था कि 9th 10th में पढ़ते थे तो संडे के दिन पूरा हिसाब किताब बना Recording देते stopped. थे। एक मेरा खेत था मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर, और वहाँ कोई साधन नहीं था, क्योंकि परंपरा ही ऐसी थी, सारे ट्रैक्टर वैक्टर कुछ थे नहीं। तो हम लोग जब धान और गेहूं की फसलें हो जाती थी प्रेम सर, तो सर पर बोझ लाना पड़ता था। तो 10 10 बार दिन में होता था। तो 4 और 4 8 किलोमीटर हो गया ना। तो 10 × 8 करिए तो 80 किलोमीटर हो गया। और उसमें से 40 किलोमीटर सर पर बोझ लेकर के आना पड़ता था। मतलब मैं कोई राजकुमार परिवार का नहीं हूं, यही सच है मेरा। मतलब यही सच है। तो बड़ी हार्ड वर्क हम लोगों ने किया है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि यार आप कैसे कर पाते हैं, इसलिए मैं कर पाता हूँ कि उससे हार्ड वर्क ये है, ये नहीं है। सच पूछिए ना, तो ये काम लगता ही नहीं, ये लगता है कि मैं पिकनिक मना रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, इतने अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हो, इतनी अच्छी दुआएं मिलती है, ये यार कोई काम है? ये भूख लगातार बढ़ती जाती है। मैं कह रहा हूँ मीटिंग कोई लेने वाला हो ना, तो हम रात को 2 बजे भी मीटिंग करें। इतना मजा आता है। जब ये करना पड़ता है तो नहीं चलता है। जब इसको किए बिना रहा नहीं जाता ना, तब ये चलता है फाइनली। तो ये मेरी एक छोटी सी परिचय है। और मैं जब नौकरी में आया था, तो ग्राम विकास अधिकारी को रिजाइन किया था कि मैं टीचिंग को जब ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे पास टाइम मिल जाएगी, और मैं पीसीएस और आईएएस की तैयारी करूंगा। और थी प्रतिभा थी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको बीट करूंगा। चल भी रहा था मामला। उसी दौरान एक मेरा दोस्त था, इंटरमीडिएट हाई स्कूल तक पढ़ा था, अवधेश प्रजापति। वो मेरे को एक मीटिंग में ले गए, एमवे की वो मीटिंग थी। और उस मीटिंग में पता नहीं क्या जादू किए, सब जम गया। यार मामला तो अच्छा है ये। उसमें उसने मेरे को बताया आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी मैं पहली बार सुना था, इसके पहले नौकरियां सुना था, पैसा सुना था, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं सुना था। मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड एमएड किया यूनिवर्सिटी लेवल के, उनको भी ये पता नहीं था। मुझे लगा यार ये तो बढ़िया चीज है। तो मैंने वहां से कुछ किताबें लाया, कुछ ऑडियो लाया, उसको सुना। तो किताबें जो है ना 2 3 दिन में ही मैं खत्म कर दिया। लोग जैसे 3 3 4 4 साल तक नहीं पढ़ पाते हैं, 3 3 4 4 महीने तक रह जाती है, मैं 3 दिन में ही पढ़ दिया।
रात को भी जैसे नींद नहीं आती थी। वो किताब थे रिच डैड पुअर डैड। बड़ा अच्छा लगा। फिर शिव खेड़ा की किताब आई, मतलब व्यवहारिक दुनिया में मैं पहली बार मैं कदम रखा, बड़ा मस्त लगा। ऑडियो बहुत सारी सुना, लत लग गई इसकी। तो बाबूजी देखते थे कि यार ये लड़का पढ़ रहा था, ये सब कर क्या रहा है। फाइनली ऐसी लत लगी भाई साहब कि करीब करीब 300 किताबें मैं पढ़ डाला कुछ सालों के अंदर। 2-3 साल तक मैं इसको किया नहीं, मैंने स्टडी किया। डर लगती थी कि अगर मान लीजिए कि कहीं से कुछ हो जाए उल्टा पुल्टा, तो फिर बड़ा बदनामी होगी। मेरे घर में ये सब कुछ किया नहीं था कोई। तो दोस्तों, अल्टीमेट एक चीज निकल करके आया कि मेरा जो डेस्टिनेशन है ना वो यही है। मेरा जो मैं जो खोज रहा हूँ वो यहीं पर है। ये एकदम कन्फर्म हो गया था। अब इसके बाद लोग क्या कहेंगे, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं था। ये था कि मैं कर लूंगा। इतने लोगों की मैंने स्टोरी पढ़ा, इतने कामयाब लोगों को मैं देखा। मैंने डॉक्टर्स को देखा, इंजीनियर्स को देखा, सेनेटर्स को देखा, अरबपति को देखा, ट्रक वाले को मैंने 22-22 जेट प्लेन वाला देखा। मैंने देखा क्लास 1 वाले को। तो मुझे समझ में आया कि सुरेश, तू भी इन्हीं बीच से है, ये तुम्हारे लिए है। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये मेरे को करना है। अब मेरे बाबूजी के सामने मैं कभी भी ना जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन इसके बाद लगा कि करना तो यही है। मैंने कारण मुझे कन्फर्म हो गया था, कारण स्पष्ट हो गया था। जिस दिन कोई भी व्यक्ति आर्थिक आजादी को समझ लेगा, उस दिन समझ जाएगा कि यही काम सर्वोत्तम है इस धरती पर। क्योंकि जन्म एक ही बार मिला है, वो भी 100 साल के आसपास की ही लाइफ अगर कोई मेंटेन करे तो जी पाएगा। कोई 10-20 हजार साल तक रहती तो चलो प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल का कोई गुंजाइश नहीं था। मुझे लगा यार इसको कंप्लीट जी लो। एक बार अगर हाथ से निकल गया मौका ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। बहुत सारे जिंदगी में मिसिंग्स थे, वो सब कभी हम लोग दोबारा बताएंगे। तो मेरे सपनों का पूरा फ्रेमवर्क इसमें दिखाई दिया। मैंने जब इसकी शुरुआत किया, तो समाज ने जैसा मैं सोचा था उसी तरह का कड़ा इम्तहान लिया। मतलब कोई नहीं कहा था कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। अपने बेगाने हो गए, पराये हो गए, जैसे लग रहा था कि छुआछूत की बीमारी हो गई है। मैं जहां जा रहा हूं लोग भाग रहे हैं। भाई साहब ये सिम्टम है इसके। जब आप इसको लेकर के जाओगे ना, तो कुछ बिछड़ेंगे और कुछ लोग आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। तो आप मान करके चलिएगा कि कुछ लोग जो मिलेंगे वो ऐसे लोग होंगे जो कि बिछड़ेंगे इनसे बहुत अच्छे होंगे। तो चिंता मत करिएगा, मान कर चलिएगा कि परमात्मा आपके जिंदगी में एक बढ़िया अवसर दे दिया है, जिससे कि आपकी जिंदगी जो है ना संवरने जा रही है। तो फाइनली क्या मिला, एक लाइन में अगर मैं बात करूं, तो इसमें पैसा मिला मेरे को, टाइम मिली और सिक्योरिटी मिली। इस 3 चीज के आसपास मैं सोच करके आया था, तीनों मिला। कितना मिला, जैसे गवर्नमेंट मेरे को 1,25,000 प्लस एक एक महीने का देती है। तो इसका आईटीआर मैं फाइल करता हूँ। मेरी जो घरवाली है वो पढ़ी लिखी नहीं है, 5-7 मिनट लग जाता है उसको सिग्नेचर करने में। ऐसे बैंक में एक डील थी तो बड़े आराम से लिख रही हैं, तो मेरे साहब का थोड़ा फास्ट लिखिए। मैं कहा थोड़ा आराम से लिख रही है, आराम से ही लिखती हैं। इसके बाद जब अकाउंट खोल के देखते हैं तो कहते हैं, नहीं नहीं आप केबिन में आकर के यहाँ आराम से करिए। जब अकाउंट देखे उनका, तो उनका होश उड़ गया। तो कहे नहीं नहीं मैडम आप यहाँ आकर के करिए। मैं कहा हाँ, इनको आराम से ही करने दीजिए, पैसा देता है ये। मैं बता दूं, 18 जमीन रजिस्ट्री मैंने कराया इससे। 18वीं जमीन मैंने नहीं कराया। मैं कहा अब हो गए बच्चे, अब ये आप लोग संभालो। जसलोक मेरा बेटा है, मैंने छोटी वाली कार दिया कि भैया ये ले जाओ, ये कार्ड है, ये चेकबुक है, और ये रजिस्ट्री करने वाले हैं, बेचने वाले, मम्मी आपकी खरीदने वाली हैं। अब आप लोग संभालो, मैं फंडिंग करूंगा, काम आप लोग करोगे। ये 18वें में भी जस्ट हुई है। तो दोस्तों ये जमीन जो है ना सैकड़ों में नहीं होती है, हजारों में नहीं, लाखों में होती है। तो ये मेरे को पैसा देता है साहब, ठीक है। मेरे को टाइम फ्रीडम का मतलब, ये जो नौकरी मैं करता हूँ इसके लिए मुझे जाना पड़ता है 8 घंटे, यानी 6 घंटे मुझे स्कूल में, बाकी 2 घंटे और लग जाते हैं। मैं ना जाऊं तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं जाता हूं तो पैसा आता है। लेकिन भाई साहब, आज 10 साल हो गया, कभी भी फोन भिलवाड़ा से नहीं आया
कि आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं करते। हाँ, फोन आता है इस तरह से, सर मैं बात कर सकती हूँ। हाँ हाँ बोलिए, क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं तो फोन के लिए तरसता हूँ। यहाँ चढ़े रहते हैं लोग, डीबीटी, प्रेरणा, यू डायस, राजेश भैया जानते हैं, हर आधे घंटे के बाद फरमान आते हैं और धमकी भरे आते हैं कि इसके जिम्मेदार आप होंगे। यहाँ 7 तारीख को क्रेडिट हो जाता है। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं पूछने वाला कि आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब मस्ती भरी जीवन है भाई साहब। ठीक है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चों को पैसा जा रहा है। और इतना जा रहा है, जो जैसे अभी सचिन राय का एग्जांपल ले लीजिए। सचिन राय जी की जो सैलरी है लेवल 80,000, 80,000, 1,93,000 एक एक महीने की पेमेंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और सचिन राय को सिफारिश किया जा रहा था कि तू नॉमिनी बन जा। वो नॉमिनी बनने को तैयार नहीं था। मैं कहा यार तू एक काम करना, अच्छा तीनों भाई नॉमिनी बनने को तैयार नहीं थे। तो अंत में इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि यार तू अपने बाप की कम से कम ख्वाहिश तो रख ले यार, गले में कैंसर हुआ है, मरने जा, तू कैसा बेटा है। कहा ठीक है, कह रहे हो तो मैं बन जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा आप कुछ कहिएगा नहीं। मैं कहता यार तू किसी और को दे देना। तो हंसता है, कहता कि मेरे मुकद्दर में था, मेरे किस्मत में था। दोस्त मैं आपको बता दूं ना, किस्मत वालों को ही ये मिलता है। तो ढेर सारी चीजें हैं। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। मैं देखने के लिए क्या आया था, जैसे आपके घर से 2 किलोमीटर दूर एक झील है। वहां से अगर आपको पानी ले आना है, तो एक तो तरीका है कि आप बाल्टी लेकर के जाओ और पानी ले आओ। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि वहां से आप कोई सिस्टम बैठा लो, जैसे मोनोब्लॉक, और इसके बाद उसको पाइप से कनेक्ट कर दो और आप स्विच ऑन करो। इसके बाद पानी आपके घर में आने लगेगा। आप कहेंगे कि इसको तो बहुत बताते हैं, एकदम बताते हैं। अब मूल बात यही है, सूरज रोज निकलेगा पूरब से। हमारे दादा के जमाने में भी, मेरे जमाने में और आगे भी। एक मानव की सबसे बड़ी जो सुख शांति है, पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में गुजार देता है। एक बार पैसा कमाने के चक्कर से बाहर तो निकलिए, इसके बाद देखिए जिंदगी कितनी हसीन होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो पानी है, उस पानी को ढोने के लिए हम तालाब पर जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं। अब कितना पानी आता है, जितनी बड़ी हमारी बाल्टी है उतना पानी आता है, जितना सामर्थ्य है उतना पानी आता है। और पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। जिस दिन पानी लाने वाला नहीं रहा या पानी लाना बंद कर दे तो पानी बंद हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पाइपलाइन का निर्माण किया है, उसको सिर्फ स्विच ऑन करना होगा और पानी आने लगता है। बहुत बड़ी फिलॉसफी है, कभी विचार करिएगा। विचार ये करिएगा कि जो व्यक्ति फिजिकल यानी मैन्युअली पानी लाता है, उसकी एक लिमिट है। मान लीजिए कि प्रेम सर 40 और 40 लीटर की बाल्टी ले लिया तो 80 लीटर ला रहा है। मान लीजिए बहुत बलवान है तो 100 लीटर लाएगा, इससे ज्यादा नहीं ला पाएगा। जी। तो सर आप बताइए कि इसका मतलब कि मैनुअल बाल्टी से पानी ढोने वालों के जिंदगी में एक लिमिटेड मात्रा क्वांटिटी में पानी आएगा। लेकिन जो व्यक्ति पाइपलाइन का निर्माण किया है, उसको तो बस ऑन कर देना है, पानी ही पानी आएगा। और मूड है तो थोड़ा सा सबमर्सिबल पंप या मोनोब्लॉक का पावर बढ़ा देगा, पाइप की साइज बढ़ा देगा। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वहां संभावनाएं हैं। तो प्रश्न क्या है, आप अपने दिल से पूछिएगा इसको क्यों करना चाहिए। छोड़िए आरसीएम से कोई लगाव थोड़ी होना चाहिए, लेकिन लगाव किससे है कि हम सब हैं बाल्टी वाले। अब बड़ा दर्द है मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। मन नहीं करता, इसके बाद भी जाना पड़ता है, मन मार के जाना पड़ता है। तो कठिनाई तो है, यानी मशीन बन जाते हैं हम। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिंदगी को हसीन बना देते हैं और पानी के लिए मशीन बना देते हैं। ठीक है ना। जिंदगी को हसीन बना लेते हैं और पानी लाने के लिए मशीन बना लेते हैं। वो मशीन से पानी लाते हैं, वो जिंदगी को मशीन नहीं बनाते। तो कहना यही है कि आप भी जिंदगी को हसीन बनाना है तो छोड़ो अपनी बाल्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी छोड़ दो। उस बाल्टी से ज्यादा पानी जब आने लगे,
तो आप छोड़ सकते हो, फिर जिंदगी का एंजॉय लीजिए। एक दिन राजेश भैया हम लोग बैठे थे, तो कुछ आए से जिलाधिकारी, जिला से वो महोदय लोग, पूरा चश्मा से ऐसे देख रहे हैं। मैं कहा ऊपर से क्यों देख रहे हैं भाई साहब? कहा बहुत बात कर रहे हैं। कहा हम बात बहुत कहाँ कर रहे हैं, बात तो आप कर रहे हो, आप बात कम करो, देख ज्यादा रहे हो दूसरे ढंग से। तो जान गए थे। मैं कहा कि चिंता मत करिए यार, मत परेशान हो, हमसे बढ़िया रिकॉर्ड नहीं किसी विद्यालय का। आप विद्वेष के भावना से हो, जैसे गाड़ी बड़ी है, लाइफ स्टाइल ठीक ठाक है, तो इसमें क्या गलती मैंने कर दिया? तू भी कर, तू भी तो हाथ पांव मारता है बहुत ज्यादा। भन्ना करके चले गए। उनको पता था कि इस व्यक्ति को बहुत परवाह नहीं है, क्यों डर डर के जिए यार। एक व्यक्ति के पास इनकम के अगर बहुत सारे स्रोत रहते हैं तो उसको डर नहीं लगती है। डर तो उसको लगती है जिसके पास पता है कि एक ही स्रोत है, जिस दिन चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने इसी उद्देश्य से इसको किया था। आज ईश्वर के कृपा से मेरी एक बड़ी अच्छी परिवार है, यानी आरसीएम जो है ना, मेरी परिवार है। 1,63,000 लोगों की एक खूबसूरत सी परिवार है। कुछ जग गए हैं, कुछ अभी जगने बाकी हैं। इसमें से 100 रुपया से लेकर के 5-5 लाख रुपए तक हाईएस्ट इनकम लिए हैं लोग। और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है पूरे हिंदुस्तान के मैक्सिमम प्रांतों तक। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, लेकिन बीज पड़ चुका है, फैल रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेसमैन, जैसे लोग मेरे को जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन 10-20 बाजार मिल करके जितना सेल करती उतना मैं सेल कर देता हूँ, और मैं कुछ नहीं बेचता। ये क्या है? पावर ऑफ 21st सेंचुरी का बिजनेस है ये। तो दोस्तों, ये बहुत कुछ है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो है ना, हम लोगों ने बिजनेस किया, जो कि 5,000 के लिए मोहताज थे प्रेम सर, और आज के डेट में उनके पास कारें हैं, और वो कारों जी। का फीता काटते हैं। तो प्रश्न क्या है ना, कि अपनों को देने के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना? आप जितना कमाना चाहे, कोई लिमिट नहीं है इसमें, कोई लिमिट नहीं है। तो मैं बात करता हूं कि अब जब समझ में आ गया तो इसको किया कैसे जा। तो ये बिजनेस जो है ना, मेरा इंट्रोडक्शन, इससे आउटपुट क्या मिलता है? आउटपुट ये मिलता है कि मेरी मैडम के नाम है, और मैडम हमारी जो है ना, नहीं पढ़ी है, ठीक है, लेकिन हमसे 3 गुना, 4-4 गुना इनका आता है। आईटीआर 3 गुना कम से कम फाइल करती है। मेरा बेटा है जसलोक कुमार यादव, अभी वो लड़का 21 साल का है, ठीक है। उस लड़के के नाम से भी आईडी है, और उस लड़के को भी जो है ना, जो प्रवक्ता होते हैं ना, प्रवक्ता लेक्चरर ग्रेड की जो पेमेंट होती है, वो बच्चे के अकाउंट में जाती है। स्टार प्लेटिनम है, एक तरफ से बिजनेस उसका जाता है 4-5 करोड़ तक। तो आप सोचिएगा, मेरी बहन है, मैं अपने बहन को भी जो है, मैं क्या काम करता हूँ, उसको भी मैंने डाला है। उसको भी उसके भी नीचे 4-5 करोड़ का बिजनेस जा रहा है, उसकी भी सेकंड लाइन शुरू हो गई है। वो एक दिन कह रही थी कि भैया, अगले जन्म में भी अगर मेरे को कोई भाई मिले तो आप ही मिले। मैं कहा क्यों रे पगली, ऐसी क्या कर रही है? मेरी स्टेप मदर, सौतेली माँ की वो लड़की है, तो बहन ही है मेरी। कई के तमाम लोग देते हैं, लेकिन ऐसा कोई भाई नहीं जो कि इतना कीमती चीज दिया। इमोशनल हो गई थी। मैं कहा कोई नहीं रे पगली, तुम्हारी किस्मत थी, मेरी किस्मत में था, मैंने दिया। तो दोस्तों, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए देने के लिए, इससे बड़ा कोई गिफ्ट है क्या? प्रेम सर, गिफ्ट है? नहीं, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। जिस भी व्यक्ति को जो टेक्निकल अचीवर है ना, मैं पूछता हूँ कि दोस्त एक चीज बताओ, कि आपके मम्मी पापा का तो खैर कोई जोड़ ही नहीं है, आपके परिवार का तो कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन उनके अलावा आप बताओ, एक मैं भी हूं, मैंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके परिवार में बिजनेस को दिया, एक साफ नियति से। इतना प्यारा गिफ्ट बताओ और कौन दिया है? बोले सर कोई नहीं दिया है। तो भाई साहब, जब किसी को दीजिएगा ना, तो एक साफ नियति से दीजिएगा कि ये बेचारा दिन रात भाग रहा है बाल्टी लेकर के पानी ढोने के लिए। दिन रात काम तो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट क्या होगा? वही बाल्टी ढोते ढोते दम निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर उस व्यक्ति को समझ में आ गया, जिस दिन समझ में आ गया कि ये तो पाइपलाइन है, तो पता है, फिर वो इतना मेहनती होता है, 90% का वर्ग, फिर वो असली चाल शुरू होगी। और 2 साल 3 साल जाते जाते एमराल्ड, स्टार एमराल्ड की पिन निकाल देंगे लोग। तो समझ में आएगा कि आपके पास कितनी बड़ी पिन है। कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट मेरे पास है, लेकिन चूंकि इस पोर्टल पर बात करना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ ड्रा करना पड़ेगा। जैसे एक फार्मूला होता है सुबह, जैसे सीएम यादव साहब ने लिया था, फ्रेंचाइजर vs फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर कौन होता है? जो
जैसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन का मैं एग्जांपल लिया था। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के एक फ्रेंचाइजर है। उसने क्या किया है कि उसने एक प्रोटोकॉल तैयार किया कि इतने किलोमीटर पर जो है ना हम पेट्रोल पंप देंगे। 34,000 पेट्रोल पंप उसने दिया। एक पेट्रोल पंप अगर 1,000 लीटर बेचता है तो गुणा करिए कितना करोड़ लीटर तेल बेच रहा है। किसके दम पर? क्योंकि उसके पास पावर है फ्रेंचाइजर का। फ्रेंचाइजी वो है जो लेता है, उसकी एक लिमिट है। करोड़ों रुपया दे करके भी एक लिमिटेड आप नौकरी, एक लिमिटेड काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्त जिस दिन समझ जाएंगे कि जिस दिन आरसीएम बिजनेस कोई ज्वाइन करता है ना, तो उस दिन वो जैसे जैसे समझता चला जाता वैसे वैसे उसका दायरा बढ़ता है। जैसे सिंपल, मैं क्या हूं? मैं जब इस्तेमाल करता हूं तो मैं कस्टमर हूं। जब मैं रिटेल करता हूं तो रिटेलर हूं। पूरे इंडिया का मेरे पास जो है रिटेल करने की क्षमता है, पावर है। इसके बाद जब मैं किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करता हूं तो मैं फ्रेंचाइजर हूं। मैं किस चीज का फ्रेंचाइजर हूं? हम इसमें डिस्प्ले वॉल दे सकते हैं, पिकअप सेंटर दे सकते हैं, हम लोगों को डिपो भी दिलवा सकते हैं। कहाँ दिलवा सकते हैं? पैन इंडिया में कहीं भी दिलवा सकते हैं। यार पावर तो समझिए आप, पावर तो समझिए। पेट्रोल पंप का मालिक 20-25 करोड़ रुपया जमा करके क्या करेगा? सिर्फ पेट्रोल बेचेगा एक निश्चित टेरिटरी में। लेकिन इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पास पूरी पैन इंडिया वो पावर आपके पास है। बस समझ में तो आ जाए जिस दिन। तो आइए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो पोटेंशियल हो गया, इसको किया कैसे जाए। तो मैं आपको ना इसका 3 फेज की मैं बात करूंगा। 3 फेज, ये 3 फेज कामयाबी का क्या है इसको मैं बताऊंगा। देखिए पहला फेज है, इसमें बोलते हैं स्पॉन्सरिंग का फेज। दूसरा जो फेज है उस फेज को हम बोलेंगे, उस फेज का नाम है मोमेंटम क्रिएट करना। और तीसरा जो फेज है हम लीडरशिप क्रिएट करें। चलिए मैं सिंपल बात करूं। मैं 5,000 पीवी करता हूं प्रेम सर। जी। अगले जर्नैल सर मैं सिर्फ जो है 5,000 पीवी करता हूं, लेकिन 6.75 करोड़ कहाँ से आया? वो तो मेरी टीम से आया। तो असली गेम क्या है? वो टीम है। तो इस टीम में जो 7.25 करोड़ पीवी आया, उसी पर हम आसपास की बातें करेंगे 3 फेज में। मान लीजिए कि हम कितने भी कलाकार हैं, हम अगर बेचना ही शुरू करें तो कितना बेच लेंगे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। लेकिन फिर तो बाल्टी हो गया ना। मेरे टीम में कुछ लोग बहुत बेच रहे थे, मेरी मीटिंग बुलाए तो ले जाकर के वहां भी प्रोडक्ट समझवा रहे हैं। इसके बाद मैं काम किया दिन भर, फिर मैं बुला करके कहा कि सुनो ये 5,000 पीवी करो, क्या जरूरत है 50,000 करने की? और 5,000 पीवी करो, बाकी समय निकाल करके अपना डुप्लीकेट्स तैयार करो। तो ये का होत है, हमके यह होत है, यह असली चीज है भैया। असली चीज यही है, डुप्लीकेशन। इस डुप्लीकेट्स नहीं कर डालोगे तो फिर तो बाल्टी वाले हो गए आप। अगर आपने डुप्लीकेशन नहीं सीखा तो ये ट्रेडिशनल से भी गंदा है। और डुप्लीकेशन सीख लिया तो इससे खतरनाक कोई बिजनेस नहीं है। तो आइए मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसमें स्पॉन्सरिंग करिए। इसमें देखिए बिजनेस दो जगह से आएगा, ज्वाइनिंग से आएगा, खरीदारी से आएगा, बाकी कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो ज्वाइनिंग कौन करेगा? आप करेंगे और आपकी टीम करेगी। आप कितनी ज्वाइनिंग करेंगे? सिंपल सी बात सर, बिल्कुल बी कॉन्सेंट्रेट सुनिएगा बातों को ध्यान से। आप ज्वाइनिंग कितनी करेंगे? जितनी आप प्लान करेंगे उतनी ज्वाइनिंग निकलेगी। आप कितनी प्लान करेंगे? एक दिन में कितनी प्लान करेंगे? 10-20 प्लान करेंगे और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आपकी इनकम लिमिटेड होगी। मजा तब आएगा जब आपकी टीम प्लान करने लगे। तो जब टीम प्लान कब करेगी? जब टीम में प्लान ओवर होंगे। तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग से बिजनेस तब आएगा जब मैक्सिमम प्लान्स ओवर होंगे। तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए टीम में मैक्सिमम प्लान्स ओवर तैयार करने पर। सेकंड चीज, खरीदारी से बिजनेस आता है। तो खरीदारी दो लोग करेंगे, एक आप करेंगे, आपकी टीम करेगी। आप कितनी खरीदारी करेंगे? लिमिटेड। मैक्सिमम कहाँ से आएगा? टीम से। तो खरीदार कहाँ तैयार करना है? टीम में। अब अपना काम, अपना व्यवहार, अपना चरित्र, वर्क एथिक्स इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी सबसे कीमती चीज क्या है? मेरी टीम है। हम ऐसा एटीट्यूड रखें, ऐसा बिहेव करें कि हमारे टीम में प्लान ओवर और परचेजर की संख्या बढ़ती चले। यहाँ पर दो रास्ता है, एक लीनियर, एक एक्सपोनेंशियल। 90% जो बाल्टी वाले होते हैं वो लीनियर काम करते हैं, लेकिन जो 10% जो माइंड सेट है ना, वो एक्सपोनेंशियल काम करते हैं, टीम में मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो आइए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले स्पॉन्सरिंग करना होगा, क्योंकि स्पॉन्सरिंग करेंगे तभी तो टीम बनेगी। तो स्पॉन्सरिंग आप करें, आपकी टीम करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान दिखाना पड़ेगा।
प्लान दो तरह की होती है, 1 by 1 और होम मीटिंग। तो आपको एक ऐसा पैटर्न तैयार करना पड़ेगा कि खूब प्लान हो, चाहे 1 by 1 हो चाहे होम मीटिंग, तो खूब ज्वाइनिंग निकलेगी, स्पॉन्सरिंग होगी। ये पहला फेज हो गया सर। दूसरा फेज क्या हो गया सर? दूसरा फेज हो गया मोमेंटम का। देखिए मोमेंटम जो बिल्ड होता है ना, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? दो चीजें, एक तो मीटिंग्स, दूसरा रिलेशनशिप एंड डेप्थ बिल्डिंग। मीटिंग्स खूब करना पड़ेगा, खूब मीटिंग। मीटिंग्स कौन कौन सी मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। होम मीटिंग, जूम मीटिंग, सेमिनार, DTW, एकेडमी, एनिवर्सरी, टूर, LDP, पेस मीटिंग। ये मीटिंगें ही इस बिजनेस में मोमेंटम क्रिएट करती हैं। दो चीजें नोट कर सकते हैं आप, डू एंड ड्राइव। डू का मतलब हमें खुद इन मीटिंगों में रहना पड़ेगा, और जब हम रहने लगेंगे तो हम देख देख करके फिर हमारी टीम आएगी। एक लाइन में मैं बताऊं कि PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ मीटिंग इन योर टीम। आपकी जो PB है उसका सीधा सीधा समानुपात है आपके टीम में कितने लोग मीटिंग लेते हैं और कितने लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। सीधा सीधा संबंध, प्रिंसिपल है, यही इसकी पूंजी है। आपकी संख्या मीटिंगों में कितनी रहती है? कौन मीटिंग? जो मैंने नाम गिनाया। तो हमको मोमेंटम फेज में क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम मीटिंग में अपने लोगों को लेकर के रहना पड़ेगा। मैक्सिमम मीटिंग। मीटिंग में समय लगता है, मीटिंग में पैसा लगता है, यस लगता है। लेकिन पेट्रोल पंप खुलवाने में पैसा ज्यादा लगता है, उसमें 20-22 करोड़ लगता है। इसमें 150 रुपया लगता है मीटिंग में। तो सस्ता सौदा कौन है? सस्ता सौदा वो नहीं है जिसमें 20-22 करोड़ लगता है, ये 150 वाला ज्यादा सस्ता है। ठीक है ना? तो मीटिंगों की संख्या में हम इजाफा कर दें, PB खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, मेंटेन रिलेशनशिप विथ फैमिली, अपलाइन एंड योर लाइफ लाइन। तीनों जगह से संबंध अच्छा रखना है। देखिए अपने फैमिली में जैसे कंकड़ पत्थर कील कांटे हैं प्रेम सर, तो हम नहीं चल जी। पाएंगे। लेकिन जूता पहन लेंगे तो चल जाएंगे। लेकिन जूते में ही कील है, तब क्या करेंगे? नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहले जूता के कील कंकड़ को निकाल कर फेंकिए। उसका तरीका है कि परिवार को अगर आपने इसमें नहीं जोड़ा, रिलेशनशिप सही नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे आप। तो परिवार के साथ रिलेशन, फिर अपलाइन के साथ रिलेशन। अपलाइन क्या है? ये वो चीज है कि जहां इनका फोकस होता है वहां बिजनेस बढ़ता है, जहां फोकस नहीं होता वहां बिजनेस नहीं बढ़ता। सिंपल सी बात, बिजनेस बढ़ाना है तो इनका फोकस बढ़ा लीजिए, बिजनेस बढ़ने लगेगा। कौन अपलाइन? एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग। इनके साथ रिलेशन अच्छा रखिएगा। एक लाइन में मैं जानता हूं कि कभी भी ईश्वर मदद करने के लिए नहीं आता है, कोई न कोई मानव का रूप पकड़ता, वो मानव के रूप में ईश्वर का एक अंश देखिए आप लोग। तीसरा, रिलेशन विथ योर लाइफ लाइन। आपकी जो टीम है इसके साथ रिलेशन रखिए। वो PB जनरेटिंग मशीन नहीं, उनके अंदर इमोशंस हैं, उनके ड्रीम को आप समझिए, उसी की बात करिए, उसी को पूरा कराइए, आपका खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? अगला चीज मैं बताया था मोमेंटम के लिए, डेप्थ ड्राइव। डेप्थ देखिए एक अचूक है, ब्रह्मास्त्र है। कभी भी पौधा तब तक बढ़ता है जब तक कि उसकी डेप्थ लाइन बढ़ती है। टिप, जो टैप रूट है वो बढ़ती है तो पौधा बढ़ता है। कितना भी बड़े लीडर बन जाइए, जो डेप्थ पॉइंट है वो पता होना चाहिए कि ये डेप्थ पॉइंट मेरी है कहाँ। यही राज है इसका। तो डेप्थ पॉइंट को बढ़ाते चलिएगा, ऊपर वालों की मजबूरी हो जाएगी, बढ़ते चले जाएंगे। कुछ लीडर आज नहीं जगे हैं, चिंता मत करिएगा, वो आपकी रजिस्ट्री है, फिक्स डिपॉजिट है। जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि हम तो मारे 20-25 हजार कमाने में झोल निकल जा रहा, मेरे नीचे तो बिजनेस है करोड़ों का, तो वो आज के नहीं, वो कल के लोग हैं, धरोहर हैं। तो इसलिए डेप्थ ड्राइव करते चलिएगा सर, डेप्थ ड्राइव करते चलिएगा सर। ठीक है? तो मैंने क्या बोला? पहला स्पॉन्सरिंग, दूसरा मैंने क्या बोला? मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब कि खूब तेजी से बिजनेस बढ़े। इस बिजनेस को अगर बहुत स्लो 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 करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, बहुत कठिन हो जाएगा। क्या होगा ना कि यू आर लिविंग इन ए ग्लास हाउस, आप शीशे के मकान में रहते हैं, और आपके अगल बगल के लोग आपको देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि तू 3 साल से कर रहा है, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर आपने एक साल में हड़कंप मचा दिया तो फिर आंधी आ जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर सब लपट के करे। देखो ना एक साल में उसका कितना बड़ा हो गया।
तो 1 साल में गुरु धुआं निकाल दीजिए पूरा, और इसके बाद जिंदगी में मजा लीजिए। बस आपकी एक ऑडियो सुन लीजिएगा, 5 साल या 45 साल। 5 साल दबा के मेहनत करिए, 45 साल एंजॉय करिए, लेकिन 5 साल मेहनत करिए। मेहनत करने का यही तरीका है जो ये मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो फेज होता है डुप्लीकेशन का, अगर आपने डुप्लीकेट्स नहीं तैयार किया तो बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। फिर तो बहुत ही कठिन है ये, बहुत कठिन है गुरु। फिर तो समझिए पान की दुकान कर लीजिए, लेकिन नेटवर्किंग के पाले में मत पड़िएगा, है ना। बहुत कठिन है फिर ये। मतलब मान करके चलिएगा ना कि धुआं निकल जाएगा आपका। डुप्लीकेट्स तैयार करिए, अपन कॉपी तैयार करते चलिए। इसमें ओवर एक्टिंग से बचना पड़ेगा। सिंपल सिंपल बातें एक आम आदमी जो कर सकता है वो बात बोलिए आप। सिंपल, लोगों को लगे कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम शाहरुख खान के परिवार के नहीं हैं जहां पर कि हम डायलॉग बाजी बोलें और लोग कॉपी कर लें। इतना सरल कर दीजिए कि सामने वाले को लगे कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टाइम थोड़ी सी कम है मेरे पास। देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, डुप्लीकेशन एंड क्रिएटिंग लीडरशिप, जो तीसरा फेज है। डुप्लीकेशन, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सिस्टम बेस बिजनेस बिल्ड करिए। सिस्टम बेस, सिस्टम बेस क्यों करना है, सिस्टम बेस इसलिए करना है कि मान लीजिए मेरी टीम गुजरात में भी है, मेरी टीम पंजाब में भी है, मेरी टीम इंडिया के बहुत सारे प्रांतों में है। मैं सुरेश यादव क्या कर लेता, मेरे पास तो एक ठो मुंह है, दो ठो हाथ है, 24 घंटा टाइम है, मैं कहाँ कहाँ रहूंगा। मेरी एक लिमिट है, लेकिन सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है। तो सिस्टम बेस बिजनेस को बिल्ड करना होगा। BTFUZ, जैसे पहले होता था सिस्टम सिस्टम सिस्टम, तो मैं भी कहता था कि लगाओ सिस्टम। मेरे को ही नहीं समझ में आता था कि सिस्टम क्या है। तो मैंने विचार किया वो कौन कौन सी चीज है जिसका इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस में। तो मैंने देखा कि वो किताब है, मैंने बुक, इसके बाद ट्रेनिंग्स है, तो इसका मतलब T, इसके बाद फंक्शन है, इसका मतलब F, और अपलाइन भी है तो यू, और कोरोना के बाद जूम आ गया तो जेड। मैं कहा ओ यही राज है। तो मैंने कहा भैया वहीं से शुरू किया, BTFUZ। तो हमारे गुरुदेव सैलेंडर डिंगरा साहब मीटिंग ले रहे थे, तो हमारी बारी आई तो हम उसमें कहा कनेक्ट विथ BTFUZ। का ये BTFUZ क्या है, हम कहा यही तो है गुरुदेव सिस्टम। तो उसी दिन से प्रभु की कृपा हुई और ये वर्ड वायरल होना शुरू हो गया, और इंडिया में ट्रेंडिंग वर्ड है ये BTFUZ। तो हम लोग टीचर हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कितने अच्छे टीचर हो, ये इस पर डिसाइड करता है कि कितना सरल बना करके बता दो। मार्कवा जो है ना, स्लीप का जो है ना, स्टीवा का छोटा भाई, स्लीप का लाजवाब फील्डर था। कितना भी टेढ़ा कैच आता था ना, मस्त एकदम, जैसे लगता था कि खेल रहा है। मतलब ये नहीं कि पसीना पसी, इतना इजी वे में पकड़ता था। बताया जाता कि दुनिया का सबसे बढ़िया स्लिप का फील्डर है, क्योंकि बहुत इजी बना देता था। तो यहाँ पर क्या है ना, जितना इजी वे में हम प्रस्तुत करेंगे, इससे बाहर कुछ है नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है। व्यक्ति को डुप्लीकेट्स तैयार करना है तो सिस्टम इन्वॉल्व करते चलें हर बात में। मेरे सफलता का राज ये किताब, ये ट्रेनिंग, ये अपलाइन, ये फंक्शन, और ये जूम की मीटिंग, उसको क्रेडिट दिया जाए, उसको क्रेडिट दिया, तब लोग समझते हैं सर। तो कनेक्ट विथ प्रोडक्ट एंड सिस्टम, सिस्टम से जोड़ते चलिए। इसके बाद स्टेप टू स्टेप सिखाएं। हम लोगों को लीडर्स अगर क्रिएट करना तो इकट्ठे नहीं कि ये कुछ नहीं, सिंपल सिंपल बातें। हम किसी व्यक्ति को लाएंगे तो मीटिंग का सिस्टम खड़ा करेंगे, वीकली बोलेंगे कि आज सभी लोग अपना अपना परिचय देंगे। तो परिचय देंगे कि मेरा नाम सुरेश यादव, मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ, ब्लॉक रानीपुर, और इसके बाद कमथरी ग्राम सभा में हिरनपुर का रहने वाला हूँ। इतने में कंपन जो है ना बहुत जोरों का होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद कहेंगे ये शिव जी निपट गए यार, आज तो हो गया काम हमारा, इतने पूछे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। फिर अगली बार डोज बढ़ा दीजिए, अगली बार डोज बढ़ा करके बोलिए कि आज हम लोग तीनों के नाम बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा। फिर इसके बाद 10 प्रोडक्ट के नाम बोलेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा बढ़ा दीजिए, किताबों के नाम बोलेंगे, थोड़ा 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 बढ़ाते जाइएगा। इसके बाद माइक का ना वो आदी हो जाएगा।
माइक छोड़ने का मन नहीं करेगा। स्टेप टू स्टेप लोगों को मौका दिया जाए, बढ़ते चले जाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, वाई। वाई क्लियर करिए। 5 साल या 45 साल, कहिएगा कि ये 5 साल का मेहनत जिंदगी पूरी आपकी मस्त करके रख देगी। तो मैंने बात क्या किया, मैं कौन हूं? मैं किसान परिवार का, ठीक है, कोई राज परिवार का नहीं हूं। इसके बाद मैंने क्यों किया? आर्थिक आजादी के लिए। काम एक बार, पैसा बार बार। आज वही हालत है, मैं बैठा हूं, मेरा मीटर चल रहा है, ठीक है। मैं बिजनेसमैन हूं, यहाँ इंडिया के कोने कोने में बिजनेस चलता है। और इसके बाद कैसे किया? 3 स्टेप में स्पॉन्सरिंग किया, मोमेंटम क्रिएट किया, और फिर मैंने डुप्लीकेट्स तैयार किया। यही मेरे सफलता का राज है। और मैं बता दूं कि मेरे बिजनेस में मेरे गुरुजन की जो कृपा रही, उनका कभी भी मोल मैं नहीं चुका सकता। आदरणीय शैलेंद्र सर, प्रमोद सर, राकेश सर, वत्सल, ये 4 लोगों ने जब जब जरूरत पड़ी अपना आशीर्वाद सदैव दिया। मेरी टीम इस पूरे इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम है, एक से एक हीरे हैं, लाजवाब। प्राउड होता है, मैं किस्मत वाला हूं कि इतने अच्छे लोग मिले। क्रॉस लाइनों की तो कहना ही क्या, मतलब सगे भाई से भी बड़ा प्यार। तो मैं लकी व्यक्ति हूँ, यूं कह लीजिए। इतने सब कुछ अच्छा अच्छा मिला। और मैंने अगर कोई गलत शब्द बोला तो बड़े विनम्रता पूर्वक आप सभी लोगों से मैं माफी मांगता हूँ। मैं बिल्कुल गांव का रहने वाला हूँ, बिल्कुल देसी अपन जो मैं हूँ वही अंदर से भी। तो आप सब लोगों के बीच में जितना मैं जानता था उतना मैं रखा, बाकी समय समय पर मैं आता रहूंगा। एक मेरी विनती आप लोगों से है, कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, सारे सपने पूरा कर देगा। मम्मी का, पापा का, बहनों का, आपका। कंप्लीट जिंदगी अगर जीना है तो आरसीएम के संग। मुझे मौका मिला इस पोर्टल पर आदरणीय बड़े भैया जर्नैल सिंह खालसा सिंह के द्वारा। सदैव मैं आपका आभारी रहूंगा। जब भी सेवा का अवसर आप देंगे, भाई छोटा आपका हाजिर रहेगा। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू बड़े भैया आदरणीय जर्नैल सिंह।